नमस्कार, मैं सुभाष। मेरा भारत 24x7 पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा परिचर्चा में सम्राट सेना के राष्ट्रीय संयोजक रणजीत मौर्य जी के यहाँ उपस्थित हैं और सम्राट सेना के उद्देश्य पे मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारे साथ रणजीत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये संस्था आपका है, संगठन है, इस संगठन को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था और इस संगठन का नाम सम्राट सेना ही क्यों पड़ा? देखिए, सबसे पहले संगठन का नाम सम्राट सेना सम्राट अशोक के आदर्शों को लेकर के उनके ही नाम के जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को लेकर के जी सम्राट अशोक की सेना जब तैयार की गई जी तो इसमें सभी अधिकतर सम्राट, अपने आप को सम्राट मानने वाले लोग जी जुड़े। जी तो एक सम्राटों की सेना तैयार हुई, उसका नाम पड़ा सम्राट सेना। सम्राट सेना। तो सर, ये जानना चाहें कि जो सम्राट सेना आपकी है, यह किसी जाति विशेष धर्म से संबंधित है, किसी दायरे में है, या फिर राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था है? ये राष्ट्र हित व समाज हित में काम करने वाली संस्था है। जी राष्ट्र और समाज को समर्पित संस्था है। जी। तो सर, इस संस्था के क्या आप उद्देश्य है, क्या सोच करके इस संस्था को बनाया गया, और ये राष्ट्र हित में इस संस्था कितना सहयोग कर रही है, कैसे सहयोग कर रही है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब संगठन का निर्माण हम लोग कर रहे थे, जी दबे कुचले शोषित वंचितों की कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। जी पैरवी वालों की हमेशा पैरवी होती रही जी और गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों का शोषण बराबर होता रहा। जी जब हम लोगों ने देखा कि एक और जहाँ पर जिनकी पैरवी सभी सरकारों में होती रही, सभी लोगों ने किया, उन्हीं को ही न्याय मिल रहा है, जी तथा हमेशा से दूसरे वर्ग जो कमज़ोर है, गरीब है, निचले तबके का वर्ग है, जी उनका शोषण भी हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई भी उनको जो है सहायता कभी नहीं मुहैया कराई जा रही थी। तो सम्राट सेना के माध्यम से हम लोगों को उनकी ताकत, उनके संवैधानिक अधिकार को बताने का काम स्टार्ट किए, उनके दुख दर्द में खड़े होने का प्रयास करना शुरू किए। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। सर, आपने एक बात कही कि ये दबे कुचले वंचित शोषित लोगों के लिए संस्था समर्पित है, तो फिर इसमें जो सम्राट सेना आपकी है, तो क्या कोई राजनीति से भी ताल्लुक़ रखती है, या राजनीति से हट करके आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जो शोषित वंचित लोग हैं वो राजनीति से बहुत दूर हैं, जी और जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो किसी न किसी दल में जी राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो दबे कुचले लोगों के लिए जी आवाज़ बनाई, तथा जो राजनीतिक लोगों से संपर्क करके जी समन्वय स्थापित किया जी कि भाई, आप अगर इनसे लाभ ले रहे हैं, इनका वोट ले रहे हैं, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बन रहे जी। हैं, तो इनकी आवाज़, इनके दुख दर्द में भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। जी रणजीत जी, जब सम्राट सेना का नाम आ रहा है, उसमें हमारे देश के शौर्य कहिए, शान कहिए, आन बान कहिए, जो सम्राट अशोक महान है। तो जो सम्राट अशोक महान का जब नाम आता है, तो हम आपसे कलिंग युद्ध के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कलिंग युद्ध एक सम्राट अशोक के जीवन काल का महत्वपूर्ण युद्ध था। देखिए, जब अखंड भारत का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे थे, जी तब एक राज्य जो कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वह रह गया था। जी और सम्राट अशोक उसको हमेशा से जीतना चाहते थे। जी लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ जी और अंततः जीत सम्राट अशोक की हुई। जी लेकिन इतना ज़्यादा खून खराबा दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ था जितना खून खराबा कलिंग युद्ध में हुआ, जी जिसको देख करके सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हुआ, और मानवता के हित में सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी, बुद्ध के मार्ग को अपनाया। जी बुद्ध के मार्ग को अपना करके पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के संदेश को
फैलाने का काम शुरू कर दिया है। जी क्योंकि आप तलवार के दम पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। जी अगर आपको लंबा शासन, लंबे भूभाग पर शासन करना है तो कहीं न कहीं आपको वैचारिक के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। जी तो वो विचार भगत बुद्ध के ऐसे विचार थे जो मानवता के हित में, मानव के कल्याण में, विश्व के कल्याण में, देश के कल्याण में जी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहा था। उन विचारों को वो लेकर के पूरी दुनिया में उनके बेटा अशोक मौर्य, उनके बेटा महेंद्र महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा, जी इनको भी लगाया धम्म के प्रचार में, प्रसार में। जहाँ पर श्रीलंका, चीन, जापान जैसे देश तब जंगलों में रह रहे थे, जी तब सम्राट अशोक ने उन देशों में भी बुद्ध के विचार को फैलाया, पहुंचाया। जी जब लोगों ने जाना तो जंगली जीवन छोड़ करके जी मानवता के मार्ग पर चले, और आज भी पूरी दुनिया में उनके बड़े फॉलोअर हैं। सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं। जी आज भी बांग्लादेश में सम्राट अशोक की मूर्ति है। बांग्लादेश में? जी, अच्छा चांदी की मूर्ति है बांग्लादेश में। अच्छा हाँ, और आज भी जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सम्राट अशोक का स्तंभ लगा रही है। अच्छा अच्छा सम्राट अशोक के प्रति हम्म, अपनी जो है आस्था प्रकट कर रही है। एक समय में चीन का राजा कहता था, आई होप ब्लड अशोका, मैं अशोक का रक्त हूँ। जी तो ये प्रासंगिकता रही है अशोक की। इतने लोकप्रिय रहे हैं सम्राट अशोक। जी जलाया गया, दफनाया गया, लेकिन फिर भी आज जब खुदाई हुई तो सम्राट अशोक का इतिहास, गौरवशाली इतिहास आज लोगों के सामने आ रहा है। लोग उनको जान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जी जब दुनिया में मानव के लिए कोई नियम कानून नहीं थे, जी तब सम्राट अशोक ने हम्म, दुनिया में, भारत में 3 बार संविधान लिखा गया। जी पहला संविधान सम्राट अशोक के शासनकाल में, विश्व अच्छा, का पहला संविधान सम्राट अशोक के शासनकाल में लिखा गया। जी वो भी लोहे की कलम से पत्थरों पर लिखा गया, और 84,000 धम्मस्तूप बना करके लोगों के बीच में उनके हक व अधिकार को जी अच्छे मार्ग पर चलें, मानवता के मार्ग पर चलें, ये लिख करके 84,000 धम्मस्तूप के माध्यम से उन सबके बीच में स्थापित किया गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रणजीत जी आप। जैसे कि कहा आपने कि पहला संविधान सम्राट अशोक के शासनकाल में लिखा गया था, जी तो फिर जो भारत का संविधान बना है 1950 में जो लागू हुआ, जिसके निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जी जी तो कहा जाता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेकिन जब संविधान को हम लोग भी पढ़ते हैं तो नहीं, उसके जो कुछ भाग हैं किसी और देश से, कुछ भाग किसी और देश से, कुछ भाग किसी और देश से, तब तो अन्य देशों से जब लिया गया है, उस समय लिया गया था 1900 के दशक में, 1950 में, जी। 45 आज़ादी के संविधान लागू के बीच में। तो क्या ये जो संविधान इस समय हम लोग के देश में है, क्या वो सम्राट अशोक का संविधान है या बाबा साहब का संविधान है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही पढ़े लिखे, 36 डिग्रियों के ज्ञाता थे, जी विदेश में पढ़े लिखे। जी वो बुद्ध को और सम्राट अशोक को बहुत नज़दीकी से पढ़े थे, जी उनकी नीतियों को हम्म, भी पढ़े थे। जी लेकिन जब अवसर मिला जी। भारत का संविधान लिखने का, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहला संविधान जो लिखा गया था भारत में, वो अशोक के शासन के काल में लिखा गया, जो अखंड भारत था, जो कि पत्थरों पे लिखा गया, लोहे की कलम थी। आज भी हर जगह देखने को मिलता है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन हम चाहें कि दूसरा संविधान कब लिखा गया उसके बारे में बताएं आप। देखिए, मौर्य वंश के जब अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई, पुष्पमित्र शुंग जो उनका सेनापति था, जी उसने धोखे से बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी जी और मौर्य वंश का पतन हो गया। जी फिर पुष्पमित्र शुंग ने अपनी राजधानी साकेत बनाया, जी जो वर्तमान में अयोध्या है। जी वहाँ पर राजधानी बनाता है जी और मनुस्मृति नामक हम्म, एक ग्रंथ लिखवाता है, जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, वर्ण व्यवस्था जी का खूब जो है
पालन पोषण किया गया उस किताब के माध्यम से, उस जी। ग्रंथ के माध्यम से। हम्म, शोषण हुआ, शोषण स्टार्ट हुआ, अत्याचार हुआ, समाज को बांटा गया, हम्म, टुकड़ों टुकड़ों में समाज को बांटा गया। जी तो दूसरी बार जो संविधान लिखा गया मनुस्मृति के माध्यम से, जी। पुष्पमित्र शुंग के समय लिखा गया। तीसरी के बारे में क्या करना चाहेंगे? तीसरा जो संविधान है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जी जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान है, जी। जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। सम्राट अशोक के आदर्शों को उसमें समाहित किया गया है, जी बुद्ध के संदेशों को उसमें समाहित किया गया है। जी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनकर तैयार हुआ। वो हमारा भारत का, आज़ाद भारत का, आधुनिक भारत का संविधान, जी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो तीसरा संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। जी। और इसको बचाने के लिए हम लोग अब मैदान में भी हैं। अच्छा अच्छा। तो सर, आप इसको बचाने के लिए आप मैदान में हैं, तमाम तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी। तो जो आपकी सम्राट सेना है, तो देखिए अशोक का शासनकाल का एक जो अभी युद्ध पे हम लोग चर्चा किए थे, कलिंग का युद्ध, तो यहीं से अशोक को 2 रूपों में देखा जाता है कलिंग युद्ध के बाद। जी एक अशोक हैं जो कि कलिंग युद्ध से पहले चंडा अशोक के नाम से जाने जाते थे, और जब कलिंग युद्ध में जब उनका हृदय द्रवित होता है, जब वो अपनी तलवार रख देते हैं, तो वहीं से धम्मा अशोक हो जाते हैं। तो आपकी जो सम्राट सेना है, तो क्या कलिंग युद्ध के पहले वाले अशोक को फॉलो करती है या कलिंग युद्ध के बाद वाले अशोक को फॉलो करती है? देखिए, सम्राट सेना व सम्राट अशोक को मानने वाले लोग जी जब हमें कोई चुनौती देगा, जब देश को तोड़ने की बात करेगा, देश को तोड़ने का काम करेगा, जी समाज को बांटने का काम करेगा जी और हमारा शोषण अत्याचार करेगा, जी तो सम्राट अशोक की तलवार जी। हम लोग आज भी रखे हैं अपने पास। अच्छा अच्छा। जी, आज भी रखे हैं और तैयार भी है सम्राट अशोक की तलवार। जी हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जी और हम लोग बुद्ध को भी मानते हैं, जी तो सीधे हैं। जी। किसी से अगर हमने कहीं कोई प्रताड़ित होता है या प्रताड़ित, जिसको सताया हमारा जाता जो है? हमारे लोगों को प्रताड़ित करेगा, हमारे लोगों मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, जैसे कुछ जाति विशेष से लेकर की या? नहीं नहीं, कमज़ोर, शोषित, वंचित, अच्छा अच्छा। उनकी बात करते हैं। जी सम्राट अशोक ने कहा था, ये मेरे प्रभु तो शासक में महास्थवीर बनूं, जी समग्र प्रजा मेरी संतान है। जी जी, आज उनके प्रपौत्र जो है गुलाम बने हैं, जी न शासक हैं न महास्थवीर हैं। जी। हाँ सर, जब सम्राट अशोक का नाम आता है, तो उस शासनकाल में शिक्षा का बहुत महत्व था, बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। तो नालंदा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में सम्राट अशोक ने शिक्षा पर बहुत ही कार्य किया। जी 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जी जिसमें नालंदा प्रमुख था। जी विदेश के हजारों छात्र पढ़ने आते थे, जी पढ़ते थे, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के आदर्शों को ग्रहण करते थे, जी अपने देश में जा कर के उसी मार्ग पर चलते थे। जी लेकिन जब भारत के इतिहास को मिटाने की बारी आई, तो लोगों ने विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी को बुला करके बुला करके? बुला करके नहीं, उसको, हम तो पढ़े कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नहीं, बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान से आकर के नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, अफगानिस्तान से आने में उसको रास्ते में कितने राजाओं का सामना करना पड़ा होगा। जी कोई राजा ने उसको नहीं रोका, जी केवल यूनिवर्सिटी चलाने आया था वो। जी उसको बुलाया गया, षड्यंत्र के माध्यम से बुला करके, जो वहाँ पर जो उस समय शिक्षक मौजूद थे, उनकी हत्या कराई गई। जी और जो एक बड़ी मात्रा में वहाँ जो अभिलेख थे, जी उनको जलवाया गया, जो कि 6-6 महीने जलते रहे। जी क्योंकि उस समय लकड़ी के जो है, लकड़ी पर लिखे जाते थे, जो भी लेख थे वो लकड़ी पर लिखे जाते थे, तो 6-6 महीने जलते रहे। तो इसमें काफ़ी लोग मिले रहे। उसको जलाने में भारत की
सामाजिक, राजनैतिक और जो है वैचारिक हत्या की गई इसमें। अच्छा अच्छा। बख्तियार खिलजी के माध्यम से यूनिवर्सिटी को जला करके सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक हत्या की गई भारत की। तब से भारत आज भी विश्वगुरु की पायदान से बाहर है। सर, विश्वगुरु का नाम आता है तो भगवान बुद्ध का नाम आता है। तो जो सम्राट अशोक थे, भगवान बुद्ध को कैसे फॉलो करते थे और भगवान बुद्ध के शिक्षा दीक्षा से उनका कैसा संबंध था? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सम्राट अशोक तलवार के दम पर अखंड भारत का निर्माण कर चुके थे। तब तलवार के दम पर और नहीं जीता जा सकता था। अशोक ने यह प्रण ले लिया जब बौद्ध धर्म अपनाया कि आज के बाद वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक के डर इतना ज्यादा था लोगों में, जब तक अशोक जिंदा था किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। कि उतना ही ज्ञात क्षेत्रफल था। तो वैचारिक ताकत के माध्यम से, वैचारिक शक्ति के माध्यम से ज़्यादा दिनों तक लोगों पर राज किया जा सकता था। ये सम्राट अशोक को मालूम था। तो उन्होंने तलवार रख करके धम्म का कार्य शुरू किया। धम्म को कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जाना, अध्ययन किया कि इस खून खराबे में कुछ नहीं है, मानो एक समान की भाव पैदा हुए। तब जाकर के उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, पूरे दुनिया में उसका प्रचार प्रसार कराया। दरअसल हाल ही में अभी सम्राट अशोक जयंती बीती है। तो सम्राट अशोक जयंती जो जगह जगह मनाई गई पूरे भारत में, अन्य देश विदेश में भी मनाया गया है। तो आपकी जो सम्राट सेना है उसमें किस तरह से सहभागिता रही? देखिए, सम्राट सेना के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में युवाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँवों में, अपने ज़िले मोहल्ले में, अपने घरों में जयंती का आयोजन किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसका प्रभाव बहुत दूर तक गया है। इस बार भले ही योगी और मोदी जी ने उनकी जयंती पर बधाई न दी हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस बार 16 अप्रैल 2024 को बधाई देना पड़ा। जबकि 29 मार्च 2023 को किसी बड़े नेता ने बधाई नहीं दी थी। तो युवाओं की ये जीत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में योगी और मोदी जी भी सम्राट अशोक की जयंती की बधाई पूरे देशवासियों को देंगे। और हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि राष्ट्र कल्याण दिवस सम्राट अशोक की जयंती पर घोषित किया जाए। तो सर, जब सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिए संस्था के माध्यम से, तो बिहार सरकार ने तो प्रादेशिक अवकाश घोषित कर दिया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने। तो क्या आपके संगठन ने, आपकी सेना ने कभी अपने इस उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी आप आवेदन किए छुट्टी के लिए? देखिए, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सम्राट अशोक को वो जानते नहीं हैं। अच्छा जी, अगर जानते होते, ऐसी बात नहीं, मुख्यमंत्री को क्या नहीं पता है? अगर जानते होते जी तो बधाई देते। अच्छा जी। जानते होते तो बधाई देते। वो केवल वोट जब लेना होता है तब वो जानते हैं सम्राट अशोक को, लेकिन बधाई कब उनकी जयंती है उनको मालूम नहीं है। हम लोग को भी मालूम कराना है उनको कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सम्राट अशोक का जन्मोत्सव होता है। हम लोगों ने मना करके, सरकार कहीं ना कहीं अब जान चुकी है। अब पत्रों के माध्यम से हम लोग सभी जिलों के लोगों के माध्यम से सरकार को राजकीय अवकाश घोषित कराने के लिए हम लोग अब पत्र देंगे। सर, ये जानना चाहें कि आजकल की राजनीति में सम्राट अशोक महान की भूमिका कहाँ तक है, लोग उनको कहाँ तक फॉलो करते हैं? देखिए, वर्तमान में सम्राट अशोक को भुला दिया गया है। बिल्कुल उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत का जब नाम लेंगे, लोग जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे, तब उनके तथाकथित काल्पनिक जो आदर्श महापुरुष हैं वो हवा ही हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। नहीं, जानने को तो पूरी दुनिया जाने सम्राट अशोक को, और क्योंकि हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है सम्राट अशोक,
तो जानने को घर का बच्चा बच्चा जान रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्राथमिक स्तर से शिक्षा के लिए गुजरते हैं और पढ़ते रहते हैं, जब तक हमको किताब से लगाव रहता है, मोहब्बत रहती है, तब तक सम्राट अशोक लोगों के दिमाग में रहते हैं। जी, यही यही मैं कह रहा हूँ, सम्राट अशोक को केवल किताबों में समेट कर रख दिया गया है। आज उनकी चर्चा कहीं 4 लोग इकट्ठा होकर के नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल भारत के लिए स्वर्णिम काल था, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। फर्जी तथाकथित काल्पनिक महापुरुषों को आदर्श बना करके उनके राज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट अशोक का राज के आगे उनका राज जीरो है, इसलिए सम्राट अशोक के राज की बात नहीं कर रहे हैं, उनके शासन प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस सम्राट सेना सम्राट अशोक की नीतियों को, धर्म नीतियों को किस तरह से आजकल प्रचार प्रसार कर रही है? देखिए, हम लोग हर घर अशोक चक्र का एक मिशन चला रहे हैं, जिसमें सम्राट अशोक का अशोक चक्र लोगों की दीवालों पर छापने का काम कर रहे हैं, उनके संदेशों को बताने का काम कर रहे हैं। 24 तीली में 24 अलग अलग संदेश हैं, वो बताने का काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक के अशोक चक्र को आज भी दुनिया में लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं जी। और उनकी नीति को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम लोगों की मातृशक्ति यानी हमारी जो माताएं बहनें हैं, देश में तमाम तरह से बहन बेटियों को अराजकताओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी कार्य करने में तमाम बाधाएं आ रही हैं, उनको अपना लक्ष्य पाने के लिए तमाम बाधाएं आ रही हैं। तो मातृशक्ति के लिए जो आपका संगठन है सम्राट सेना क्या कर रही है? देखिए, जब मातृशक्ति की बात आती है तो भारत में तमाम प्रकार के आंदोलन हुए हैं, बहुत से आंदोलन हुए हैं, और हम उन महापुरुषों को फॉलो करते हैं जो मातृशक्ति को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, B.R. अम्बेडकर साहब हों, चाहे सम्राट अशोक हों, तथागत गौतम भगवान बुद्ध हों। सभी लोगों ने महिलाओं के हितों की बात की है। जो उन पर आडंबर पाखंड थोप करके उनका शोषण किया जा रहा है, करने का प्रयास करते रहे, तब इन महापुरुषों ने उसका खंडन किया। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक बहुत ही सामाजिक व समाज सुधारक रहे। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। तब पेशवा शासन महाराष्ट्र में हुआ करता था, पेशवाई चरम पर रहती थी, और पेशवाओं ने महिलाओं पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा कर रखे थे कि इनको शिक्षा नहीं देना है, इनको घर से नहीं निकलना है, और सती प्रथा के माध्यम से इनको जला दिया जाता था। तब ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए पूरे समाज से टकरा गए, अपने पिता से टकरा गए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए। केशवापन एक प्रथा थी महाराष्ट्र में, जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनका मुंडा जो है सर मोड़ दिया जाता था। अच्छा। जी, बाल जो है मुंडा कर दिया जाता था, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। अच्छा। जी, तो इस तरह से हम लोग उन्हीं महापुरुषों को फॉलो करते हैं। अगर महिलाओं पर कोई आँच आई तो सम्राट सेना के कार्यकर्ता जहाँ लोगों का पसीना गिरेगा वहाँ खून गिराने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सम्राट सेना के राष्ट्रीय संयोजक रणजीत मौर्य जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से पुनः एक बार आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24x7। नमस्कार।